नमस्ते साथियों, आज हम चैप्टर नंबर 9 उपसंयोजन यौगिक अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो टॉपिक शेष रह गए थे उसको आज की इस लास्ट क्लास के द्वारा इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे और आने वाली कुछ क्लासों के अंदर इस चैप्टर के जो अभ्यास क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छी तरीके से हल करवा दिए जाएंगे। कल की लास्ट क्लास में हमने CFT चतुष्फल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आज का जो टॉपिक आता है उसमें सबसे मेन टॉपिक एक तो आता है कि उपसंयोजन यौगिकों में रंग। देखो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि उपसंयोजन यौगिकों में रंग। क्या लिखा आपने? उपसंयोजन यौगिकों में रंग। अर्थात अब आज की इस क्लास में हम बात करेंगे उपसंयोजक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके रंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। एक बात तो हमने CFT जब पढ़ी थी तभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर ये बात होनी चाहिए। यदि किसी यौगिक में क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यदि किसी यौगिक में दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो या सब के सब क्या होंगे उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वो कंपाउंड क्या होता है? रंगीन होगा। और यदि उसमें सब के सब इलेक्ट्रॉन यदि युग्मित हो तो उस कंपाउंड की कंडीशन आपकी कैसी रहेगी? रंगहीन। क्या रहेगी? रंगहीन। सबसे विशेष बात है कि CFT की सहायता से उपसंयोजन यौगिकों के रंग की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख लें। पहली बात तो ये तो बात आपकी क्लियर हो गई कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो रंगीन होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो रंगहीन। अब देखो अयुग्मित का मतलब क्या होता है? जो आप कक्षक बनाते हो, अगर उस कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अयुग्मित है और दो इलेक्ट्रॉन हो तो वो युग्मित। जैसे इसमें एक बार दिया तो अयुग्मित हो गए और दो गए तो युग्मित। क्लियर है बात? और यहाँ पर हम लिख देंगे कि CFT की सहायता से उपसंयोजन यौगिकों के CFT की सहायता से उपसंयोजन यौगिकों के रंग की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। इसका मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, TiH2O6 3+। ये क्वेश्चन आया है कि TiH2O6 3+ बैंगनी रंग का संकुल होता है। क्यों? बैंगनी रंग का संकुल होता है क्यों? तो सीधी सी बात है कि इस कंपाउंड का जो रंग है वो कैसा होता है? बैंगनी होता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको इस कंपाउंड के लिए कि जो TiH2O6 3+ जो कंपाउंड है वो रंगीन होता है या रंगहीन। तो बैंगनी रंग होता है तो रंगीन होता है। इस प्रकार से अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि सीधी सी बात है कि इसको हमें समझना है, संकुल की समन्वय संख्या कितनी है? एक दिन दो लिगेंड 6 जुड़े हैं तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। समन्वय संख्या 6 होने से इसकी आकृति क्या होगी? अष्टफल की है। इसकी आकृति क्या हो जाएगी बेटा? अष्टफल की आकृति क्या हो जाएगी? इसकी अष्टफल की आकृति होती है, अष्टफल की आकृति होती है। अब देखो बेटा, समझने के लिए आपको एक समझना कि इस टाइटेनियम का जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं सीखोगे तब तक हमें कुछ नहीं आने वाला। तो यहाँ पर हम टाइटेनियम लिखते हैं
इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, इससे पहले आता है आर्गन, फिर आपने यहाँ पर लिख दिया, क्या बना दिया 3D, क्या बना दिया 3D, यहाँ क्या बना दिया आपने 4s, ये 3D 4s। अब देखो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 22, तो आर्गन तक 18, 18 2 20, ये एक 21 और ये 22 हो गया। अब सबसे पहले हमें ये लगाना कि इस टाइटेनियम का Ti जो हमने लिखा है इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है। तो इसका ऑक्सीकरण अंक हम यहाँ निकाल लेते हैं जिससे इजीली और आपको समझ में गए, TiH2O6 3+, जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना उसको क्या मान लिया x, कितने H2O 6, H2O पर आवेश क्या होता है, तो जल का अणु आपको पता उदासीन होता है, उदासीन एकदम तुल्यकालिक होता है, 0 कर दिया। अब इस पूरे पर देखो कितना आवेश है, इस पूरे संकुल पे आवेश कितना है +3, तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे, इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका प्लस का 3, अर्थात टाइटेनियम का ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +3। तो यहाँ पे इसी का अकॉर्डिंग ले लेते हैं हम Ti3+। अब हमें इसको समझना है। अब देखो तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो कितना बच गया 1, तो इसका मतलब इसमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 आएगा, ये लिख दिया। अब इसको मैं समझना कैसे वो देखते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। हमें इसके रंग की व्याख्या करनी है वीबीटी नहीं, वीबीटी में तो आप पूरा बता दोगे, हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं सीएफटी के अकॉर्डिंग। और सीएफटी में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, T2G और EG। अष्टफलकीय संकुल है, क्या लिखा हमने, अष्टफलकीय संकुल। तो इस अष्टफलकीय संकुलों के लिए T2G और EG का कल हमने सीखा था। तो यहां से हम कहते बड़े इसको मिटा लेते हैं, थोड़ी सी हमें यहाँ स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। और इतना आप सीख ही गए कि टाइटेनियम का इस कंपाउंड में ऑक्सीकरण अंक कितना +3। अब देखो हमें सबसे पहले ये समझना है कि इसकी व्याख्या हमें किसके आधार पर करनी है, CFT के आधार पे करनी है। तो CFT के आधार पे करनी है। और आपका संकुल कैसा है, अष्टफलकीय संकुल। तो हमने कल पढ़ा था कि अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन T2G और EG के आधार पे होता है, वो हम यहाँ समझते हैं, ये अलग बना दिया। अब देखो ऊपर क्या आता है आपका EG आएगा, नीचे क्या आता है आपका T2G, क्या आता है T2G, ऊपर आता है EG, नीचे आता है T2G। अब देखो इसको मैंने नाम दे दिया EG और इसको मैंने नाम दे दिया T2G। अब देखो इसके पास यहाँ D के पास ये 3D है और ये 4s है, इसके पास 3D के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही है। तो सीधी बात है वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा, आएगा 1 इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में यहाँ पर, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके एक और कंडीशन हम बना दें, कंडीशन समझ में आ गई। अब देखो दूसरी कंडीशन में हमें क्या समझना है कि ये तो नॉर्मली मूल स्टेज हो गई इसकी, मूल अवस्था में, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पर गिरता है या ये ऊर्जा को अवशोषित करता है, जब ये एनर्जी को ग्रहण करेगा तो ये कौन सी स्टेज में, उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। तो जैसे ही ये प्रकाश को या एनर्जी को ग्रहण करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछलकर ऊपर वाले EG कक्षक में चला जाएगा, चला गया। इसके बाद आपको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी मूल अवस्था में आएगा तो इस एनर्जी को रिलीज करेगा, जिससे हमें ये संकुल रंगीन दिखाई देता है। आपको ये भी पता होगा कि जो कंपाउंड होता है जिस रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है उसका हमें पूरक रंग दिखाई देता है। अर्थात ये TiH2O6 जो है 3+ है, ये पीले हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है, जिसका पूरक रंग हमें बैंगनी रंग दिखाई देता है। इस कारण से देखो मूल अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऊपर, वापस आएगा तो ये प्रकाश को
उत्सर्जित करेगा, उस कंडीशन में हमें ये बैंगनी रंग का दिखाई देता है। अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाना है कि CFT के अंदर क्या हुआ, T2G क्या है, डी कक्षक, EGB क्या है, डी कक्षक। तो CFT में क्या होता है, इस डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन इस डी कक्षक में आ गया, इसको हम बोलते हैं डी संक्रमण, डी संक्रमण। ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको लिखना है कि Ti-SO6 3+ में बैंगनी रंग का संकुल होता है क्योंकि इसमें डी संक्रमण पाया जाता है। और सीधी बात है, एक मिड इलेक्ट्रॉन एक है या नहीं है, तो सीधी सी बात है क्या होगा, यह रंगीन होता है। ये कंसेप्टली चीज़ मैंने आपको समझा दी है। तो अब हम यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम ये ले सकते हैं कि उपसंयोजन, क्या लिखा है, उपसंयोजन यौगिकों का रंग, उपसंयोजन यौगिकों का रंग इलेक्ट्रॉन के डी संक्रमण के कारण होता है। ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि उपसंयोजन यौगिकों का रंग इलेक्ट्रॉन के डी संक्रमण के कारण होता है। ये बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, डी संक्रमण कि इलेक्ट्रॉन है वो एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक की ओर जाता है। अब जो डी कक्षक को हम स्मॉल ABCD में लिखते हैं तो आप इसको स्मॉल में लिख लो, ज़्यादा कंफर्टेबल, डी। तो डी संक्रमण के कारण संकुल यौगिक वो रंगीन दिखाई देते हैं। और अगर आपको बैंगनी रंग का ये इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसका ये आंसर लिख के आ सकते हो। तो आप इसका थोड़ा सा स्क्रीन आपको साफ नहीं दे तो सही हो जाएगा। हाँ, अगर आपको अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट आपका हो गया और अच्छी तरीके से आप इसको इजीली समझ जाओगे। अब इसके पश्चात अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इसके अंदर आता है धातु कार्बोनिल में आबंध। बात करते हैं, हमने एक लिगेंड पढ़ा था जिसके लिए हमने लिखा था कार्बोनिल। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि टॉपिक अपना धातु कार्बोनिल में आबंधन, समझना, धातु कार्बोनिल में आबंधन। यहां पर हम उन कंपाउंड की बात करेंगे जिनमें धातु के साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा हो, CO से भी बड़ा O भी बड़ा, जिसको आप क्या नाम देते हो, कार्बोनिल लिगेंड। कार्बोनिल पढ़ा था, उदासीन एक तंतु लिगेंड होता है कार्बोनिल। तो जब कार्बोनिल लिगेंड धातु के साथ जुड़ा उसी की बात करें तो इसको नाम दिया धातु कार्बोनिल में आबंधन। इसमें क्या है कि कुछ एग्जाम्पल अपने दिए, हमें उनकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए और फिर इनमें इनके मध्य बॉन्डिंग कैसे होती है उसकी हम आगे बात करेंगे। इनके मध्य एक विशेष प्रकार का बंध पाया जाता है जिसको बोलते हैं सहक्रियाशीलता बंध। क्या बोलते हैं, सहक्रियाशीलता बंध, या बहुत बार हम उसके लिए एक बैक बॉन्डिंग शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो पहले हम कुछ कंपाउंड लिखते हैं, इसके जो एग्जाम्पल अपने बुक में दे रखे हैं। एक एग्जाम्पल जिससे मैं बात करूँ आपका, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे NiCO4। एक एग्जाम्पल हमने क्या लिख दिया, NiCO4। दूसरा एग्जाम्पल आपका है FeCO5, इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। फिर तीसरे कंपाउंड की हम बात करें तो CrCO6। ये सब के सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इनमें लिगेंड के रूप में कार्बोनिल है जो केंद्रीय धातु के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। अब देखो इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 4 है, और ये तो हमने पढ़ा भी था। तो इसमें संकरण होता है sp3, अर्थात इसके देखो सीधी सी बात करें कि इसकी जो आकृति है समन्वय संख्या 4, तो समन्वय संख्या 4 होने का मतलब इसकी आकृति चतुष्फल की होती है। चलो हम बना लेते हैं यहाँ पे NiCO, कैसे आकृति होगी ये, चतुष्फलकीय
फलकीय। क्या लिखा मैंने? चतुष्फलकीय। अब देखो यहाँ समन्वय संख्या कितनी है? 5। FeCO5 समन्वय संख्या कितनी है? 5 है। तो जब समन्वय संख्या 5 है तो आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो यहाँ पर इसकी आकृति कैसे बनेगी? देखो यहाँ पे हम बनाते हैं। केंद्रीय धातु क्या है यहाँ पे? Fe हो गया, CO, इस आकृति को क्या बोलते हैं हम? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ये पिरामिडी, पिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय पिरामिडी। क्लियर है? अब देखो यहाँ क्या है? 6 है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। और जब समन्वय संख्या 6 होती है तो अभी हमने बात की थी आकृति कैसी होती है? अष्टफलकीय। तो इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे? क्या है? क्रोमियम Cr। तो इन 3 कंपाउंड की मैंने यहाँ पे आपको आकृति बना दी है एग्जाम इनका। अब कुछ विशेष बातें मैं जो आपको बता दूं जो आपके काम की है। सबसे पहली बात, कार्बोनिल लिगेंड क्या होता है? उदासीन लिगेंड होता है। तो इन तीनों कंपाउंड में जो केंद्रीय धातु है उसका ऑक्सीकरण अंक 0 है, अंडा है, 0 है। पहली बात। अब एक चीज और, हमने ये लिखा तो हम इनका नाम भी लिख लें। देखो इसका नाम बोलते हैं हम, कितने यहाँ पे 4 है तो क्या बोलेंगे इसको? टेट्रा कार्बोनिल निकल। और कॉस्ट में कितना कर दोगे? 0, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण कितना है? 0 है। तो इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा कार्बोनिल निकल। इसके नाम की बात करें तो कितने? 5। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पेंटा कार्बोनिल। और धातु कौन सी है? आयरन। तो लिख दिया पेंटा कार्बोनिल आयरन। और इसका ऑक्सीकरण कितना होगा? क्योंकि मैंने कह दिया 0 होगा यहाँ पे सबका। इसकी बात करें तो कितना? 6। तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया? हेक्सा कार्बोनिल। क्या लिखा है? हेक्सा कार्बोनिल। और Cr को क्या बोलते हो आप? क्रोमियम। तो हो गया हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। और कितना है? ऑक्सीकरण 0। तो ये 3 कंपाउंड दे रखे, 3 और 2-3 कंपाउंड और दे रखे हैं जिनके स्ट्रक्चर की हमें बात करनी है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस आकृति को आप क्या बोलते हो? यहाँ रह गए तो इसको आपने नाम नहीं लिखा हमने, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? अष्टफलकीय। तो कभी कभार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि एक तो इन तीनों में निकल का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? Fe का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? Cr का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? तो जब कार्बोनिल लिगेंड जुड़ा हो तो ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? 0 होगा। तीनों का नाम लिख दिया और तीनों की स्ट्रक्चर बना दिया और तीनों की आकृति का नाम बता दिया। तो कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लें। और इसी के 2 कंपाउंड अपने सिलेबस में और दे रखें जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब इसके 2 कंपाउंड और दे के उनकी संरचना हम और बना लेते हैं। तो मिटा रहा हूं इनको। अब देखो एक कंपाउंड आपका ये दिया है यहाँ पे Mn2CO10 ये, और एक दिया आपका कोबाल्ट का है CO2CO8। अभी वो बेटा बिल्कुल स्पष्ट किया मैंने, C बड़ा और O छोटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, C बड़ा और O छोटा तो क्या बोलेंगे इसको? कोबाल्ट। C बड़ा और O बड़ा तो लिगेंड के रूप में हम बात करते हैं तो क्या नाम हो गया? कार्बोनिल। पहले हम इन दोनों का नाम लिख लेते हैं, फिर हम इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो बेटा कि कितने लिगेंड है कार्बोनिल के रूप में? 10। 10 के लिए नॉर्मली जो शब्द हम काम में लेते हैं वो क्या होता है? डेका। कितने? 10 है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? डेका। और CO आप बोलते हो कार्बोनिल, तो डेका कार्बोनिल। और कितनी धातु है? मैंगनीज कितने? 2, तो डेका कार्बोनिल
डाई मैग्नीज, और मैंने कहा ऑक्सीजन तो कितना देगा यहाँ पे 0 इनका, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, कोई टफ नहीं है। कार्बोनिल कितने 10, तो डेका कार्बोनिल, मैग्नीज कितने तो डाई मैग्नीज। इसकी बात करें तो 8 के लिए क्या बोलते हैं, ऑक्टा, ऑक्टो कार्बोनिल, ऑक्टो कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, क्या लिखा है, ऑक्टो कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, कोष्टक में क्या कर दिया आपने 0 कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें इनकी संरचना बनानी है, स्ट्रक्चर बनानी है, ये आपको समझनी है कि इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मैग्नीज है तो एक मैग्नीज यहां बना दिया, दूसरा मैग्नीज यहां बना दिया, ठीक है। अब देखो इस 2 मैग्नीज के साथ कितने कार्बोनिल समूह जुड़े हुए हैं, 10, तो सीधी सी बात है इससे 5 जोड़ देंगे और इससे 5, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे। एक तो ये हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस कंपाउंड में विशेष बात क्या है कि मैग्नीज मैग्नीज के मध्य भी बंध पाया गया है। किसके अंदर, मैग्नीज मैग्नीज के मध्य भी बंध पाया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें को समझो, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है। कितने का कोबाल्ट है 2, तो एक यहाँ बना दिया, दूसरा यहाँ बना दिया, ठीक है। अब होता क्या है, कोबाल्ट है, कितने कार्बोनिल जुड़े हुए 8, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना है कि 3 तो सीधे जुड़े होंगे ऐसे, एक इससे एक, ये इसको ऐसे बना ले, एक इधर 2 3 4 5 6। अब देखो इसके मध्य तो बंद है ही है, हो गया, कोबाल्ट कोबाल्ट के मध्य बंद हो गया एक। अब यहाँ से आपको एक विशेष बात जो याद रखनी थी वो थी कि कितने कार्बोनिल बच गए, 2 बच गए। कितने कार्बोनिल बच गए, 2, जो सेतुबंध के रूप में कार्य करते हैं। सेतुबंध का मतलब दोनों को जोड़ने का कार्य करेगा। कैसे, जैसे एक कार्बोनिल है उसको मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल है और वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ। दूसरा कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, तो ये जो कार्बोनिल है वो सेतुबंध के रूप में कार्य करते हैं। इनकी संरचना मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। तो धातु कार्बोनिल के जितने स्ट्रक्चर आपने दे रखी थी, कंपाउंड दे रखे थे, उन सबको मैंने यहाँ पे समझा दिया है। स्ट्रक्चर में कोई परेशानी नहीं है। इसमें तो केवल धातु धातु के मध्य मैग्नीज मैग्नीज के मध्य बंध है, इसमें कोबाल्ट कोबाल्ट के मध्य तो बंध है। इसके अलावा ये जो कार्बोनिल है वो सेतु लिगेंड के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके पश्चात इसमें जो बॉन्डिंग होती है कि मेटल धातु और जहाँ कार्बन बंध बनाता है तो वहाँ पर एक सक्रियशीलता बंध का निर्माण होता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखो बेटा, इसके बाद ये तो स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो कुछ इसके बारे में जो एक बंध के बारे में बताया गया उसके बारे में विचार करते हो, समझने की कोशिश करना। काफ़ी इतना टफ नहीं जितना हम समझते हैं। कि सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक, थोड़ा इसको यहाँ लेते हैं कि यहाँ पर एक केंद्रीय धातु है M, इससे जो कार्बोनिल है वो बंध बनाएगा, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड O। ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब क्या होता है, सुनना मेरी बात, कि इस M का मतलब केंद्रीय धातु होती है, तो केंद्रीय धातु के पास रिक्त कक्षक भी होते हैं, भरे हुए कक्षक भी होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने इसके भरे हुए कक्षक शो कर दिए। भरे हुए कक्षक का मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे कक्षक। अब क्या होता है कि धातु के पास खाली कक्षक भी होगा, जैसे मैं ये शो कर रहा हूं, ये दूसरे वाले पेन से बना देते हैं। जो खाली कक्षक है जिसके पास धातु के पास नहीं है उसको मैंने यहां ऐसे बना दिया। अब क्या होता है, सेम कंडीशन इसके लिए लागू होती है कि इसके पास भरे हुए कक्षक भी होंगे और खाली कक्षक भी होंगे। तो
ये भरे हुए कक्षक बना दिए यहाँ पे, और ये हमने खाली कक्षक को इस ब्लू पेन से बना देते हैं। सेम कंडीशन इस ऑक्सीजन के पास भी होगी, इसके पास भी खाली कक्षक भी होंगे और भरे हुए कक्षक भी होंगे। तो सीधी बात है, जो भरे हुए कक्षक होंगे उनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और खाली कक्षक रिक्त कक्षक होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब समझना मेरी बात, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि होता क्या है कि हमने एक डायग्राम बनाया, ये धातु है एम समझना, तो धातु केंद्रीय धातु है, उसके बाद डी कक्षक होंगे। अब जो डी कक्षक होते हैं उनमें से कुछ डी कक्षक भरे हुए होंगे और कुछ डी कक्षक क्या होंगे, रिक्त होंगे, खाली होंगे। तो जो खाली कक्षक है ये, वहाँ पर ये कार्बोनिल का जो कार्बन परमाणु है, देखो ये लिगेंड है, CO क्या है, लिगेंड, और लिगेंड क्या करता है, अपना लोन पेयर अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देता है, केंद्रीय धातु को। तो केंद्रीय धातु को हो गया इतनी बात। अब देखो यहाँ पे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये धातु M और ये क्या है, कार्बन, इसके मध्य दो प्रकार के बंध बनते हैं। ये जो बंध बनता है इसमें सिग्मा और पाई दोनों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात दोनों बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बंध का भी निर्माण होता है और पाई बंध का निर्माण भी होता है। अब समझते कैसे होता है कि लिगेंड क्या करता है, कार्बोनिल लिगेंड है, तो एक इस कार्बोनिल का जो कार्बन परमाणु है वो अपना लोन पेयर, ये जो एक लोन पेयर है वो इस धातु के रिक्त कक्षक को दे देगा। ये अपना लोन पेयर किसको दे दिया, धातु के रिक्त कक्षक को, जिससे किसका निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो धातु के भरे हुए कक्षक होंगे, जैसे ये मान लिया, तो धातु का ये भरा हुआ कक्षक अपना एक कक्ष के अंदर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं कंफर्टेबल से, इलेक्ट्रॉन युग्म वापिस से इस कार्बन के रिक्त कक्ष को दे देगा, और जब इसको देगा तो यहाँ ये कौन सा बंध बनेगा, पाई बंध का निर्माण होता है। तो इसमें इस प्रकार से सिग्मा व पाई बंध दोनों का निर्माण होता है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतना टफ नहीं है, आपको समझना क्या है, लैंग्वेज क्या लिखनी है वो मैं आपको बता दूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि धातु कार्बोनिल में, धातु कार्बोनिल में सिग्मा, धातु कार्बोनिल में सिग्मा व पाई दोनों बंध के गुण पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे, दोनों गुण पाए जाते हैं। फिर क्या होता है, ये M और ये C, M C सिग्मा बंध, क्या लिखा है, M C सिग्मा बंध में कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु, कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु के रिक्त कक्षक को दे देता है, जिससे कौन से बंध का, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इसके विपरीत MC पाई बंध में दूसरा कौन सा हो गया, MC पाई, मेटल कार्बन के मध्य कौन सा बंध, MC पाई बंध में धातु के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन के रिक्त कक्षक को वो दे देता है, जिससे पाई बंध का निर्माण होता है। इसे सक्रियशीलता बंध या बेक बॉन्डिंग कही जाती है, जिससे ये बंध ज़्यादा मजबूत होता है। इतने से बातें अपने को लिखनी है, तो इसको मैं लैंग्वेज के रूप में यहाँ लिख देता हूँ कि पहले बात तो इस डायग्राम के नीचे आपको जो लिखनी है बात, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो लिखेंगे हम कि धातु कार्बोनिल में सहक्रियाशीलता बंध, क्या लिखा है, धातु आबंध में सहक्रियाशीलता बंध का उदाहरण हो गया। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो देखो,
कि धातु कार्बोनिल में, क्या बोला हमने, धातु कार्बोनिल में धातु कार्बन, धातु का मतलब एम, कार्बन का मतलब सी, धातु कार्बन बंध में सिग्मा तथा पाई दोनों, क्या लिखा है, सिग्मा तथा पाई दोनों बंध के गुण पाए जाते हैं। देख रहे हैं कि धातु कार्बोनिल में धातु कार्बन बंध में सिग्मा व पाई दोनों बंध के गुण पाए जाते हैं। अब देखो शॉर्ट में कहते हैं एम सी सिग्मा बंध में कार्बोनिल समूह के, कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु, कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको आप बोलते हो लोन पे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु के रिक्त कक्षक, धातु के रिक्त कक्षक को देता है, जिससे सिग्मा बंध, जिसे सिग्मा बंध बनता है, जैसे सिग्मा बंध बनता है। एम सी पाई बंध में धातु के डी कक्षक में उपस्थित, धातु के डी कक्षक में उपस्थित, धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल समूह के कार्बन के रिक्त कक्षक को दे दिया जाता है, जिससे पाई बंध बनता है। जिससे कौन सा बंध बन गया बेटा, जिससे पाई बंध बनता है। इसे सक्रियाशीलता बंध कहते हैं। और इस बंध के कारण, इस बंध के कारण ये कार्बोनिल कंपाउंड है वो अधिक मजबूत हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले विशेष बात याद करनी है, हमने किसकी बात की, सहक्रियाशीलता बंध। ध्यान रखना आपकी किताब में आजकल बंध के स्थान पर आबंध शब्द आपको लिखा मिलेगा, मतलब एक ही, बंध बोल दिया या आबंध, कोई अंतर नहीं है। तो इसमें सीधी बात है कि धातु और कार्बन के मध्य सिग्मा व पाई दोनों बंध का निर्माण होता है। पहले वाले सिग्मा बंध में कार्बन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु के रिक्त कक्षक को दे दिया जाता है, और पाई बंध में धातु के कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो कार्बन के रिक्त कक्षक को दे दिया जाता है, जिससे पाई बंध का निर्माण होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। उसके बाद हम उपसंयोजन यौगिकों के महत्व या उनके उपयोग के बारे में बात करने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपयोग जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट आता है वो आता है इसमें उपसंयोजन यौगिकों का महत्व या उनकी उपयोगिता, कि वो हमारे क्या यूज में आते हैं। कभी कभार थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो बात करते हैं कि उपसंयोजन यौगिकों का महत्व। देखो यहाँ पे
उपसहसंयोजन यौगिकों का महत्व है। अपने डेली लाइफ में ऐसे काफ़ी कंपाउंड है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में होते हैं और जिनका हम यूज करते हैं। देखो सबसे सिंपल सा अगर हम स्टार्ट करें तो देखो यहाँ पे कि पहला हम लिखे, आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल। पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होता है वो एक उपसंयोजन यौगिक है। किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और कौन सी धातु का, अपने को ये रखना है, क्लोरोफिल कौन सी धातु पाई जाती है इसमें? मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम धातु का संकुल यौगिक है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और पेड़ पौधों में भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही बनता है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो आपने नाम सुना, सब जानते हो, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। तो इसका मतलब यहाँ से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, जो हीमोग्लोबिन है वो कौन सी धातु का संकुल है? आयरन धातु का संकुल है। अब इसका कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ये आप सब जानते हो, लेकिन इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का वाहक के रूप में होता है। तो यहाँ दोनों चीज़ लिख देते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। और इस संकुल का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का वाहक। ये ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, तो ऑक्सीजन का वाहक के रूप में ये कार्य करता है। तीसरा, आपने एक नाम सुना होगा विटामिन B12 या विटामिन B12। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, उसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन। क्या नाम लिखा है? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो हमने क्या लिखा है? साइनोकोबालामिन। यहाँ आपको एक विशेष बात रखनी है। अब प्रश्न क्या आता है कि ये कौन सी धातु का संकुल है? तो ये कोबाल्ट धातु का संकुल होता है। और विटामिन B12 का क्या काम है वो आप सब जानते हो। तो ये तीन तो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, अर्थात ये मैग्नीशियम का संकुल है। हीमोग्लोबिन में आयरन, और विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। एक कंपाउंड बेटा बहुत बार पूछा गया है, सीस PTNS3 2Cl2, ये लिख दिया मैंने। इसका व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम क्या होगा? डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम होता है। लेकिन रस का भी कौन सा रूप? सीस अर्थात समपक्ष रूप है। इसको चाहे तो आप ऐसे रखना, कौन सा रूप दिया? समपक्ष रूप। इसको व्यापारिक रूप से इसको जो नाम बोला जाता है वो नाम होता है सीस प्लाटिन। किस नाम से बाजार में मिलता है? ये सीस प्लाटिन। इसका उपयोग कैंसर की औषधि के रूप में किया जाता है। जो कैंसर के अंदर जो ट्यूमर बनता है उसकी वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए कि क्या बोलते हैं इसको? सीस प्लाटिन। क्या नाम है? सीस प्लाटिन। फॉर्मूला क्या था? समपक्ष प्लेटिनम NS3 2Cl2। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? कैंसर की, सीस प्लाटिन का उपयोग कैंसर के उपचार में औषधि के रूप में हो गया। इसके अलावा एक कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, Na2EDTA4। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? Na2EDTA4। EDTA4 हेक्सातंतुक लिगेंड, नाम सुना हो, याद आया हो तो टेट्रा एसिटेटो एथिलीन डाइएमीन। इसका जो उपयोग होता है मुख्य रूप से वो जल की कठोरता का अनुमापन लगाने के लिए, पता लगाने के लिए इस कंपाउंड का उपयोग किया। तो इसका उपयोग कहाँ होता है कि जल की
कठोरता का आंकलन करने में। इसका उपयोग कहाँ होगा कि जल की कठोरता का आंकलन करने के लिए हम इस कंपाउंड का उपयोग करते हैं। इसके पश्चात हम दो कंपाउंड और लिख रहा हूँ, एक लिख दिया मैंने AgCN कोष्टक बंद माइनस दूसरा AuCN2-। ये जो संकुल यौगिक है इनका उपयोग धातुओं पर लेपन करने के लिए किया जाता है। इसमें सिल्वर धातु है तो यहाँ सिल्वर का लेपन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ Au है तो सोने के लेपन के लिए, सोना धातु के लेपन के लिए, गोल्ड के लेपन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों कंपाउंड का उपयोग धातुओं पर लेपन के लिए, धातुओं के ऊपर लेपन में, क्या लिखा है, धातुओं के ऊपर लेपन में इनका उपयोग किया जाता है। एक कंपाउंड और है वो लिख दूं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, PH3RHCl कोष्टक बंद। देखो ये रोडियम धातु का संकुल है जिसको बोलते हैं हम विल्किंसन उत्प्रेरक। RH ये है ना ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये कौन सा लिगेंड है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ये रोडियम धातु और एक क्लोरो लिगेंड। तो इस रोडियम संकुल का उपयोग एथीन के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है और इस संकुल को हम विल्किंसन उत्प्रेरक बोलते हैं। कौन सा बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, विल्किंसन। इस कंपाउंड को बेटा क्या नाम दिया जाता है, विल्किंसन उत्प्रेरक कहा जाता है। यहां पे एक लाइन लिख सकते हो कि यह रोडियम धातु का संकुल है। क्या लिखा मैंने, यह रोडियम धातु का संकुल है जिसका उपयोग एल्किनो का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, जिसका उपयोग एल्किनो के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता। बेटा उपयोग तो काफ़ी है लेकिन अपने जो काम के इंपॉर्टेंट यही है, PH3P कोष्टक बंद 3RHCl। इस उत्प्रेरक को हम अपनी नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, विल्किंसन उत्प्रेरक। क्या नाम दिया, विल्किंसन उत्प्रेरक। यह रोडियम धातु का संकुल है जिसका उपयोग एल्किनो के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड थे जो मैंने मेन में लिख दिए हैं और ये तो मुझे याद होने चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाता है कि विल्किंसन उत्प्रेरक का सूत्र लिखिए या विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग कहाँ होता है, धातु के लेपन के लिए इनका प्रयोग होता है, जल की कठोरता के लिए, ये कैंसर के उपचार में कौन सी औषधि काम में ली जाती है, किस में क्या होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लें उसके बाद हम बात करें। तो स्क्रीनशॉट हो गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इसके जितने भी टॉपिक थे वो सब मैंने आपको इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अवेलेबल करवा दिए हैं और बीच में जब भी टाइम मिलेगा तो हम इसके अभ्यास क्वेश्चन भी ज़रूर करेंगे जब टाइम मिलेगा। अब कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन वाला। तो हेलो एल्केन एवं हेलो हेरिन या हेलोजन के यौगिक उसके हम बात करेंगे। तो चैप्टर की प्लेलिस्ट अगर आपने चैप्टर की और वीडियो नहीं देखे तो वो सब देख लेना और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।